हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी बेनिफिशियल होने वाला है। आज की क्लास में नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और काफी नए टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं वो मेनली बेस होने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखते हैं क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई क्वेश्चन किसके ऊपर है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भाई एनसीईआरटी में एज इट इज डेफिनेशन दे रखी है, अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब दोज हु इज लिविंग इन ऑर्डिनरी लिविंग इन इंडिया, एंड नॉन रेसिडेंट मींस जो फॉरेन कंट्री के अंदर रहता है। तो उनके बीच जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं उसी को हम काय में काउंट करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब आप बोलोगे ये सब कैसा? तो एक बार जल्दी से चार्ट देख लो बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, करंट और कैपिटल। करंट कंपोनेंट में हम उनको काउंट करते हैं जिनमें एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है, उन सारे ट्रांजैक्शन को हम कहां काउंट करते हैं? करंट में। और कैपिटल में उनको काउंट करते हैं जहां पर या तो एसेट घटते बढ़ते हैं या तो लायबिलिटीज घटती बढ़ती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर एसेट और लायबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा तो उस टाइप के ट्रांजैक्शन को डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, और एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं आएगा तो कहां डालेंगे? करंट अकाउंट में। अब आप बोलोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? हाँ। किसके बीच हो रहा है? बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मतलब जो भारत में नहीं रहता है, रेसिडेंट मतलब जो भारत में रहता है। हो सकता है कोई विदेशी भारत में रह के विदेश से ट्रेड कर रहा हो तो भी हम उसको काउंट करेंगे, लेकिन अगर आप और मैं एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे और अगर हम दोनों भारत में, तो फिर उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं लिखा जाएगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट हर कंट्री को मेंटेन करना रहता है। देखना, हो सकता है कोई कंट्री ज्यादा इंपोर्ट करती हो देन एक्सपोर्ट, तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा आएगा? चूंकि वो ज्यादा इंपोर्ट करती है तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर किसी कंट्री ने ज्यादा इंपोर्ट किया, इसका मतलब किसी कंट्री ने ज्यादा एक्सपोर्ट भी तो किया होगा, तो उसका कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट की मैं बात करूं तो वो कितना आता होगा? 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट देख लेते हैं, करंट और कैपिटल। करंट में दो होते हैं, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल का मतलब होता है दैट कैन बी सीन और टच्ड लाइक गुड्स। सो गुड्स को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें भी हम व्यापार करते हैं। सो गुड्स कौन हो सकते हैं? मशीन, व्हीट, राइस, ऑयल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। ये सारी चीजें जो गुड्स है, अगर हम उनका ट्रेड करते हैं तो उसको हम कहां पर रखते हैं? विजिबल कंपोनेंट में। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पर हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइक ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये तो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं ना, तो इसमें हमेशा हमारा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्योंकि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हम पैसा बाहर भेजते हैं, तो जो भी चीज इंपोर्ट होती है तो इंपोर्ट के लिए हम हमेशा कौन सा साइन यूज करते हैं? नेगेटिव, क्योंकि पैसा बाहर जाता है। और अगर एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा हमारे पास आता है, तो उसको हम काय में लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो गुड्स में विजिबल कंपोनेंट में हमेशा हमारा क्या रहता है? डेफिसिट। तो हम काय से शो करेंगे? नेगेटिव साइन से। करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट होते हैं, विजिबल और इनविजिबल। इनविजिबल मतलब SIT, सर्विस, इनकम एंड ट्रेड। सर्विसेज बोले तो बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, शिपिंग, है ना, IT सर्विसेज। सर्विसेज में तो हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं, तो प्लस में रहते हैं। इनकम बोले तो हो सकता है विदेशी ने भारत से बहुत सारा पैसा लेके गया हो कमा के, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट वगैरह, तो इनकम में हम हमेशा कैसे रहते हैं? नेगेटिव में रहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफर मतलब अगर आपको कोई ने गिफ्ट दे दिया, डोनेशन दे दिया, ग्रांट इन एड दे दी, तो हम लोग ज्यादा रिसीव करते हैं। रिसीव करते हैं तो काय में लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। तो इसमें यूजुअली ट्रांसफर में हम काय में आते हैं? प्लस में। अगर तीनों का समेशन देखा जाए तो इनविजिबल में हम काय में रहते हैं? प्लस में रहते हैं। लेकिन करंट के दो कंपोनेंट थे, विजिबल और इनविजिबल। अगर इन दोनों को देखा जाए तो जो विजिबल है इतना ज्यादा नेगेटिव है कि ओवरऑल करंट भी हमारा कैसा आ जाता है? नेगेटिव। सो इसी को हम बोलते हैं, वी कॉल इट करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि करंट अकाउंट में हमेशा कैसा देखने मिलता है? नेगेटिव देखने मिलता है। और ध्यान रखना, ये जो करंट का कंपोनेंट है इसमें अगर मैं सिर्फ इधर वाला पोर्शन लूं विजिबल, और विजिबल में ही देखूं कितना इंपोर्ट हुआ कितना एक्सपोर्ट हुआ, तो पता चला नेगेटिव आया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको बोलते हैं? विजिबल में। अब दूसरा कंपोनेंट देख लेते हैं जल्दी से, करंट। आप बोलोगे इतना टाइम क्यों लगा रहे एक क्वेश्चन पे? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ही आने वाले। कैपिटल कंपोनेंट ऐसा होता है जिसमें अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो एसेट लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आएगा। कैसे? बोले फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पैसा कैसे आ सकता है? FDI और FPI के थ्रू। अगर FDI के थ्रू पैसा आया है, किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो एसेट बढ़ जाएंगे, है ना।
एफपीआई के थ्रू पैसा आया है तो एसेट बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका है पैसा आने का बोरोइंग्स, गवर्नमेंट भी बोरो करती है, प्राइवेट सेक्टर भी बोरो करता है। अगर बोरोइंग्स होंगी तो लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल रिजर्व है, गोल्ड है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, तो ये भी कहां आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। अब जल्दी से हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन अ गिवन ईयर। बात बिल्कुल सही है, कंट्री का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। मतलब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ट्रांजेक्शन। अभी हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में देखा कि वहां पर बोरोइंग्स दोनों करती है, गवर्नमेंट भी करती है, प्राइवेट सेक्टर भी करता है ना। सर्विस इनकम ट्रेड इनविजिबल में भी क्या होता है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, गुड्स में भी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, सो आंसर इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। बैलेंस ऑफ पेमेंट इनमें से किस किस से बना हुआ रहता है। पहला बोल रहा है एनी बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अब्रॉड। बोरोइंग्स कहां आता है, तो हम लोगों ने देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं करंट, एक को बोलते हैं करंट और दूसरे को बोलते हैं वी कॉल इट कैपिटल। सो कैपिटल में एक था इन्वेस्टमेंट, एक था बोरोइंग्स। सो बोरोइंग्स में क्या आ जाता है, तो बोरोइंग्स में बिल्कुल डेफिनेटली एनी बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अब्रॉड। तो हाँ, बोरोइंग तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है और वो कौन से कंपोनेंट में आता है, कैपिटल कंपोनेंट में आता है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है डेफिनेटली। दूसरा बोल रहा है ट्रेड बैलेंस। हम लोगों ने देखा था करंट अकाउंट में दो चीजें थी, एक थे विजिबल आइटम्स, विजिबल जिसको हम बोल रहे थे गुड्स, और एक थे इनविजिबल। इनविजिबल को छोड़ के अभी विजिबल पे आए गुड्स को, तो अगर हमने सिर्फ गुड्स में देखा था कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ, तो हमने क्या निकाला था थोड़ी देर पहले, बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट है, डेफिनेटली है, ट्रेड बैलेंस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड बोल रहा है एफडीआई एंड एफपीआई रिसीव्ड एनुअली। ये भी है क्या, ये भी है। कैपिटल में वापस आ जाओ, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाता है, एफडीआई और एफपीआई। और एफडीआई और एफपीआई आपको ऑलरेडी पता है, अगर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता तो हम बोलते हैं एफडीआई, और 10% से कम होता तो क्या बोलते हैं, एफपीआई। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सो आंसर इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर जल्दी से एक और बार आप चार्ट देख सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट है, करंट एंड कैपिटल। करंट में विजिबल और इनविजिबल। अगर सिर्फ विजिबल में देखा जाए तो हम इसमें क्या निकालते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि इसमें प्लस है या माइनस है, सरप्लस है या डेफिसिट है, तो हमको पता चलता है इसमें हमेशा क्या रहता है, डेफिसिट रहता है। ओवरऑल भी क्या रहता है, हमारा करंट डेफिसिट ही रहता है। इनविजिबल में क्या रहता है, प्लस रहता है। और वो क्या पूछ रहा था, ट्रेड होता है, हाँ डेफिनेटली होता है। फिर उसने आ गया था बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स होती है क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट का, हाँ होती है। एफडीआई एफपीआई होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हाँ होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और किसका पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखना, करंट में तो क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब कैपिटल में हमको पॉजिटिव लाना ही पड़ेगा, तभी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो आएगा, क्योंकि हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या लाना पड़ता है, जीरो। और अगर जीरो नहीं ला पाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अभी देखेंगे इस पे जब क्वेश्चन आएगा कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है तो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। If the domestic currency appreciate with respect to foreign currency in the short run, it may benefit। बोल रहा है क्या भाई, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होती है विद रिस्पेक्ट टू अ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, $1 पहले कितना चल रहा था, फॉर एग्जांपल $1 में 100 रुपीज मिलते थे। अब $1 में कितने रुपीज मिलने लग गए, 50। व्हाट डज इट मीन, दैट द डोमेस्टिक करेंसी और द रूपी हैज एप्रिशिएटेड। रूपी क्या हो गया, मजबूत हो गया है, एप्रिशिएट हो गया है, इसका मतलब रूपी क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बिल्कुल हाँ यही पूछ रहा है। अब देख लेते हैं, इन द शॉर्ट रन इट में बेनिफिट, इससे क्या बेनिफिट होंगे। पहला बोल रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम कोई गुड्स को अब्रॉड से इंपोर्ट कर रहे होंगे तो क्या उसमें फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। देखते हैं कैसे भाई। फॉर एग्जांपल हम विदेश से क्या इंपोर्ट करते हैं, वी इंपोर्ट ऑयल। हम क्या इंपोर्ट करते हैं, ऑयल। और ऑयल की कुछ कीमत है, ऑयल की कीमत क्या है, बोले $1 पर लीटर। तो देखा जाए अब करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। पहले हम 100 रुपए देते थे तो $1 आता था, अब 50 रुपए में $1 आ जाता है। मतलब अब देखा जाए तो हम अगर 50 रुपए देंगे तो 1 लीटर ऑयल इंपोर्ट कर पाएंगे। पहले 100 रुपए देना पड़ते थे, तो हमारे इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, तो हम ज्यादा इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्टिंग मटेरियल, क्या एक्सपोर्ट में भी बेनिफिट होगा। देख लेते हैं एक बार, हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखना, पहले मैं यहां पर एक
ले रहा हूं कि एक कॉफी के पाउच की कीमत कितनी है, 1 रुपए। एक कॉफी का पाउच कितना है, 1 रुपए। तो पहले देखा जाए तो जो आदमी हमारे यहां से सामान बुलवाता होगा, $1 में कितने कॉफी के पाउच बुलवा लेता होगा, 100। अब एप्रिसिएशन होने के बाद अब वो सिर्फ कितने पाउच बुलवा पाएगा, 50, क्यों, क्योंकि उसको तो रुपए में पेमेंट करना है। तो देखा जाए तो अब उसको एक्सपोर्ट भारत से करने में मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसको चीजें महंगी दिख रही हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि करेंसी एप्रिशिएट हो गई। अब विदेशी आदमी को हमारा सामान महंगा लगने लग जाएगा। सो डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा या हार्म होगा, तो इसको तो हार्म हो जाएगा, तो ये बेनिफिट नहीं होगा, इसको तो हार्म हो जाएगा। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड बोल रहा है डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स विद अ सब्सटेंशियल एक्सटर्नल बोरोइंग इन दैट फॉरेन करेंसी। क्या कॉर्पोरेट्स को भी फायदा हो जाएगा अगर उसने बोरोइंग्स वगैरह कर रखी है? बिल्कुल हाँ, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो उसकी इनकमिंग तो रुपए में हो रही है, अब वो कम रुपए में ज्यादा डॉलर खरीद पाएगा, तो डेफिनेटली उसको फायदा हो जाएगा। तो थर्ड भी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 1 and 3 इज करेक्ट, 1 and 3 इज गिवन इन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्वेश्चन है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड इंक्लूड। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या क्या है, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है करंट। अब ये पूछ रहा है कि करंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सो करंट में तो हम लोगों ने देख लिए थे, दो थे, एक को हम बोलते थे विजिबल और एक को हम बोलते थे इनविजिबल। और विजिबल मतलब इसमें सारे क्या आ जाते थे, गुड्स आ जाते थे, और इनविजिबल में क्या आ जाती थी, सर्विसेज। और सर्विसेज जिसको हम क्या बोलते थे, SIT, सर्विसेज इनकम एंड ट्रांसफर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो देख लेते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस ऑफ गुड्स। हाँ, गुड्स तो डेफिनेटली आते हैं, तो बात बिल्कुल सही है। रेमिटेंसेस फ्लो। रेमिटेंसेस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई इंडियन विदेश में रह रहा है, जैसे केरल के लोग सारे क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, कहां पर करते हैं, मिडिल ईस्ट में। तो वो वहां से जो पैसा इंडिया में भेजते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो रेमिटेंसेस करंट अकाउंट में आता है क्या, हाँ, क्योंकि इससे देखना करंट अकाउंट में वो कंपोनेंट रखते हैं जिससे एसेट और लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो रेमिटेंसेस को मैं कहां रख सकता हूं, रेमिटेंसेस मतलब सबसे पहले तो वो इनविजिबल में आएगा। सर्विस इनकम ट्रांसफर, तो वो कहां पर आएगा, ट्रांसफर में आएगा, क्योंकि वो कोई ना कोई ट्रांसफर करता है, और वो किस फॉर्म में करता है, रेमिटेंसेस के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। तो रेमिटेंसेस आएगा करंट अकाउंट में, डेफिनेटली आएगा। तीसरा बोल रहा है ट्रेड इन इनविजिबल। हाँ, करंट अकाउंट में विजिबल कंपोनेंट भी है, इनविजिबल कंपोनेंट भी है, तो थर्ड भी आएगा, ये भी काफी इजी है। फोर्थ बोल रहा है लोन गिवन बाय फॉरेन गवर्नमेंट। भाई लोन्स से तो क्या हो जाएगा, एसेट लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा, तो ये तो करंट अकाउंट में जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। और कैपिटल अकाउंट में जाएगा लोन्स। क्यों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में वो आते हैं जिससे एसेट या लायबिलिटी के ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। और यहां पर हम लोगों ने देखा था दो हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स। तो इन्वेस्टमेंट में FDI FP आ जाएगा और बोरोइंग्स में लोन्स आ जाएंगे, आइदर बाय द गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट सेक्टर। सो लोन कहां चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे एसेट लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा। Select the correct answer using the code below. 1, 2 and 3 is correct. 1, 2, 3 is given in A, so A is the correct answer of question number 4. वापस आप ये देख लो एक बार चार्ट, है ना। बोरोइंग्स कहां आता है, कैपिटल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि इससे एसेट लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आ जाता है। और बाकी हम लोग क्या देखा, इनविजिबल करंट अकाउंट में आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहां आता है, करंट अकाउंट में आता है। रेमिटेंसेस कहां आता होगा, ट्रांसफर में ग्रांट इन एड के बाद में और क्या लिख सकता हूं, रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस भी कहां आता होगा, ट्रांसफर में। इसलिए ट्रांसफर प्लस रहता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आता है। हमारे जो भारतीय भाई बहन है बाहर, वो हमको ज्यादा पैसा भेजते हैं, और ज्यादा पैसा भेजते हैं तो काय में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल तो करंट अकाउंट क्या रहता है, हमारे यहाँ पे डेफिसिट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या है, 5th। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है करेंसी डीवैल्यूएशन कैन हेल्प टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो क्या करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट के क्वेश्चन को बैलेंस ऑफ पेमेंट से जोड़ दिया गया, तो बड़ा इजी है। चलो देखते हैं, करेंसी डीवैल्यूएशन का मतलब क्या। फॉर एग्जांपल पहले $1 में कितने रुपए आते थे, 50 रुपए आते थे। अब $1 में कितने रुपए आएंगे, 70 रुपए आएंगे। क्यों, बिकॉज द रूपी हैज डेप्रीशिएटेड। करेंसी क्या हो गई है, डेप्रीशिएट हो गई। तो इस केस में हमने रूपी को डेप्रीशिएट कर दिया है। तो अगर रूपी डेप्रीशिएट होगा तो ये क्या करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर पाएगा, डेफिनेटली कम कर पाएगा। देखो रूपी अगर डेप्रीशिएट हो गया है, अगर मान लो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट पहले हम क्या, ₹1 का एक कॉफी का पाउच है, तो पहले विदेशी अगर हमसे कॉफी के पाउच मंगाता था तो वो $1 में कितने कॉफी के पाउच ले सकता था, 50, क्योंकि ₹1 का एक कॉफी का पाउच था।
अब रूपी डेप्रिशिएट हो गया है तो अब $1 में 70 रुपए आने लग गए, लेकिन कॉफी का पाउच तो आज भी ₹1 का है, तो अब वो 50 नहीं, वो 70 पाउच मंगा पाएगा, तो अब उसको चीजें सस्ती लगेंगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा पैसा आएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा। इसका दूसरा इंपैक्ट देखो, अगर मान लो अब हम ऑयल बुलवाते थे तो $1 का 1 लीटर ऑयल आता है, तो पहले हमको 50 रुपए देना पड़ते थे 1 लीटर ऑयल बुलवाने के लिए, अब हमको 70 रुपए देना पड़ते हैं 1 लीटर ऑयल बुलवाने के लिए। इसका मतलब इंपोर्ट महंगे हो गए हैं, तो अब हमारे इंपोर्ट महंगे हो गए तो अब हम इंपोर्ट्स को क्या करने की कोशिश करेंगे, कम। और अगर इंपोर्ट कम होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, कम हो जाएगा। और यही ये स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ब्रिंग स्टेबिलिटी टू एन इकोनॉमी। भाई ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में कौन से आते हैं, जिस पे एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट आता है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई। अब किसी आदमी ने भारत की कंपनी में एफडीआई के तौर पे निवेश कर रखा, 25-30% शेयर खरीद रखे कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में। अगर हम फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर दें, मतलब वो चाहे तो किसी भी दिन पूरा पैसा निकाल ले, तो क्या वो स्टेबिलिटी लाएगा, इनस्टेबिलिटी? इनस्टेबिलिटी लाएगा, कभी भी पूरा पैसा निकाल के ले जाएगा, और उससे क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, जॉब लॉस की प्रॉब्लम आ जाएगी। सो ये वाला क्या हो जाएगा, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ब्रिंग इनस्टेबिलिटी टू एन इकोनॉमी, नॉट स्टेबिलिटी। सो सेकंड स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। Which of the statement given above is are correct? So only one is correct, only one is given in A, so A is the correct answer of question number 5। समझ में आ रहा होगा आपको? बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका चार्ट तो आपको याद हो ही गया होगा। यहां पर एफडीआई और एफपीआई, जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एफडीआई में, अगर उसको फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी दे दी कि कभी भी आओ कभी भी जाओ, तो इससे तो इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट तो यूजुअली लॉन्ग टर्म होते हैं, अचानक से जाएंगे आएंगे तो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, इन अ मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। भाई हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजीम देखी थी, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है फ्लोटिंग, और एक होती है मैनेज्ड। फिक्स में क्या होता है, सेंट्रल बैंक विल डिसाइड कि $1 बराबर कितने रुपए होना चाहिए, बस सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा, उसके बैंक में वो गोल्ड वगैरह रख के जो भी उसको उसकी मेथडोलॉजी वो फॉलो करेगा, वो आपने बेसिक्स में पढ़ा था। फ्लोटिंग में मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डॉलर एंड रूपी। और मैनेज्ड में क्या होता है, मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती है, लेकिन सेंट्रल बैंक समय समय पे इंटरवीन करती है ताकि एक्सेसिव इनस्टेबिलिटी को चेक किया जा सके। तो वही क्वेश्चन है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रिजीम के बारे में क्वेश्चन है। तो सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। Usually central bank does not intervene, but in certain exceptional cases central bank will intervene to take the corrective measures। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, because central bank can intervene in foreign exchange market and managed exchange rate regime। इसमें फिक्स्ड पार्ट भी होता है, इसमें फ्लोटिंग पार्ट भी होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, फिक्स भी होता है, फ्लोटिंग भी होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, द नेशन डज नॉट होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भाई हमारे यहां पर आज मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रिजीम चलता है, तो क्या हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है? डेफिनेटली वी हैव द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तभी तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर पाता। बिना पैसे के वो क्या आरबीआई गवर्नर चला जाएगा क्या इंटरवीन करने? सो नेशन कैन होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? बोथ आर इनकरेक्ट, सो आंसर इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मैंने तीनों टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजीम दिए हुए हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम दिया हुआ है, फ्लोटिंग दिया हुआ है जिसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, और तीसरा कौन सा, मैनेज्ड बोलते हैं, है ना। तो मैनेज्ड इज मिक्स ऑफ फिक्स प्लस फ्लोटिंग, और आप उसको आराम से देख लेना, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप सीनियर प्लेयर हो, जूनियर प्लेयर है, डजंट मैटर, अगर आप लोग भी बेहतरीन क्वालिटी के लेक्चर बहुत कम समय में देखना चाहते हो, अपने कोर्स को टाइमली कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यूपीएससी और एमपीपीएससी के कोर्सेज हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, दैट इज परसिवरेंस आईएएस। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 4500 रुपीज ओनली, जिसमें प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है विद 1 ईयर वैलिडिटी। आपको कोर्स देखने के लिए मिलेगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट मतलब इसमें फिक्स्ड पार्ट भी होता है, इसमें फ्लोटिंग पार्ट भी होता है। मैनेज्ड एक्सचेंज में देखा जाए तो करेंसी की वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस, बट इन एक्सेप्शनल केसेस सेंट्रल बैंक कैन इंटरवीन ऑल्सो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम लोग भी किसको फॉलो करते हैं, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट को ही फॉलो करते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज। पहला बोल रहा है डिटरमाइंड बाय आईएमएफ बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में एक्सचेंज रेट को कौन डिसाइड करता, मार्केट फोर्सेस करती है, आईएमएफ करता। अरे आईएमएफ क्यों करेगा, कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री के एक्सचेंज रेट को आईएमएफ क्यों डिसाइड करेगा, दिस इज रॉन्ग।
यूजुअली कौन करता है? इट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, बट समटाइम्स सेंट्रल बैंक कैन इंटरवीन ऑल्सो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा बोल रहा है सेंट्रल बैंक इंटरवीन टू मैनेज द वैल्यू ऑफ करेंसी। यस, सेंट्रल बैंक कैन इंटरवीन, बात बिल्कुल सही है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज गिवन इन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर मैंने अगेन दे रखा है, आप लोग आराम से इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज वन कैन रिवर्स द डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट। अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि पहले $1 में 50 रुपए आते थे, अब करेंसी कमजोर होना शुरू हो गई, $1 में अब 60 रुपए आ रहे हैं, फिर $1 में कितने रुपए आने लग गए? 70 रुपए आने लग गए। तो अब ये क्या हो रही है? करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। तो इस डेप्रिशिएशन को आप कैसे रोकोगे? हाउ कैन यू स्टॉप और रिवर्स दिस डेप्रिशिएशन? यही मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये खतरनाक क्यों? देखो, इससे एक्सपोर्ट तो बढ़ेंगे लेकिन इंपोर्ट बहुत महंगे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा और बढ़ सकता है अगर इंडिया का केस है तो आप इसको कैसे रोकोगे? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है बाय टाइटनिंग डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज बाय रेजिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे, देखना करेंसी डेप्रिशिएशन क्यों हो रही है, इसकी वैल्यू गिर क्यों रही है, डी वैल्यू क्यों हो रही है? देखा जाए किसी भी चीज की वैल्यू कब गिरती है? जब उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है। बोल सकते हैं सप्लाई ज्यादा है। किसकी सप्लाई ज्यादा है? रुपये की सप्लाई ज्यादा है। और डिमांड किसकी ज्यादा है? तो बोले डिमांड किसकी ज्यादा है? डिमांड डॉलर की डिमांड ज्यादा है लेकिन डॉलर की सप्लाई कम है। रुपये की सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। तो अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो अब विदेशी क्या करेंगे? अपने पैसे को लेके, अपने डॉलर को लेके भारत में आएंगे क्योंकि उनको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। तो डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और डेप्रिसिएशन रुक जाएगा। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं, बाय सेलिंग डोमेस्टिक करेंसी इन लार्ज वॉल्यूम फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। देखो, रुपये की सप्लाई ज्यादा थी इसीलिए क्या हो रहा था? डेप्रिशिएशन। अब आप और करेंसी को सेल कर रहे हो तो क्या होगा? और डेप्रिशिएट हो जाएगा, बद से बदतर हो जाएगी स्थिति। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज गिवन इन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द बिल्डिंग अप और डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व मतलब वही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है। देखना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई तो मेंटेन करता है लेकिन मेरे पास भी फॉरेन करेंसी हो सकती है, मेरे पास भी कुछ डॉलर हो सकता है, तो आरबीआई के पास भी हो सकता है प्लस इंडिविजुअल्स के पास भी हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुनते से ही बोले सिर्फ आरबीआई के पास होता है। आरबीआई के पास है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कितना है? अराउंड $600 बिलियन का। कितने का? $600 बिलियन का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडिविजुअल ऑल्सो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट बिल्डिंग अप और डिप्लीशन? इनमें से कौन सा या तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाएगा या घटाएगा? पहला बोल रहा ओवरसीज रेमिटेंसेस, तो ये घटाएगा बढ़ाएगा? डेफिनेटली घटाएगा बढ़ाएगा। रेमिटेंसेस मतलब विदेश में पैसा अर्न करके हमको भेजते हैं। अगर वो हमको भेजेंगे तो विदेश का पैसा हमारे पास भेजेंगे, डॉलर हमको भेजेंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात बिल्कुल सही है, ये बढ़ा रहा है, बिल्डिंग अप कर रहा है। दूसरा बोल रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। भाई हमने कैपिटल अकाउंट में देखा था इन्वेस्टमेंट में एफडीआई और एफपीआई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई अमेरिकन अपने डॉलर को हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो अगेन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। तो ये भी इंपैक्ट करता, डेफिनेटली करता। तीसरा बोल रहा है ट्रेड बैलेंस। करंट अकाउंट में गुड्स ही गुड्स में देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस भी इंपैक्ट करेगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। क्यों? क्योंकि गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे तो उसका इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा ही। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ऑल ऑफ देम इज गिवन इन डी, सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ये चार्ट रट लो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स टू। बोले काउंटरवेलिंग ड्यूटी इंपोर्ट पे क्यों लगाई जाती है? तो पहले काउंटरवेलिंग ड्यूटी के पहले हम समझ लेते हैं डब्ल्यूटीओ। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 2 संस्थानें बनी थी, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक। डब्ल्यूटीओ का काम क्या है? टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना ही क्या है? डब्ल्यूटीओ का काम है। मतलब ट्रेड में कोई बाधा ना आए, सारे देश आपस में एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड कर पाए, दिस इज द वर्क ऑफ डब्ल्यूटीओ। लेकिन डब्ल्यूटीओ
क्या ड्यूटीज को रिमूव करने की बातें करता है? हाँ, लेकिन वो कुछ ड्यूटीज लगाने भी देता है। अब ये ड्यूटीज कौन सी हो सकती है? लाइक काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। अब ये काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल देखना, कुछ कंट्रीज है, डर्टी कंट्रीज है लाइक चाइना। चाइना क्या करता है, वहां पर जो भी गुड्स बनते हैं, वो गुड्स जो भी बनाती है, जो भी कंपनी उसको प्रोड्यूस करती है, वो क्या करता है, इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। अगर इन कंपनीज को चाइना बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देगा तो उनके गुड्स काफ़ी सस्ते में बन जाएंगे, और अगर वो गुड्स सस्ते में बना देंगे तो वो गुड्स को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? मेरे भारत महान में। तो अब हमारे यहाँ पे तो सरकार ऐसी कोई सब्सिडी दे नहीं रही है, तो सारे भारतीय कौन से गुड्स खरीदेंगे? चाइनीज गुड्स खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी सरकार ने उनको सब्सिडी दी थी, जिसके कारण उनके गुड्स सस्ते हो गए। तो अगर ऐसी कोई सब्सिडी के कारण वो गुड्स भारत में आके सस्ते दिखाई दे रहे हैं, तो भारत क्या लगा देगा? काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया जा सके। तो ये चीज ध्यान रखना, टू काउंटर द इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सिडीज ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। बात बिल्कुल सही है, टू काउंटर द इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सिडीज। जो इंपोर्ट पे सब्सिडी जो चाइना ने उनके लोगों को दे दी थी, उससे बचाने के लिए किसको बचा रहे हैं? हम हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचा रहे हैं, ताकि वो लोग खत्म ना हो जाए। वरना अगर सभी लोग चाइनीज आइटम खरीदेंगे ये सोच के कि सस्ते सस्ते, हमारी सारी इंडस्ट्रीज मर जाएंगी, और बाद में वहां की सरकार क्या बोलेगी, ठीक है अब आप ही का राज है, मोनोपोली है, अब हम सब्सिडीज वगैरह भी हटा लेते हैं, इंडिया में तो कोई बेचने वाला बचा नहीं है। तो ऐसा ना हो पाए इसलिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। अच्छा देखना, एक और ड्यूटी भी लगा सकते हैं, वी कॉल इट एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल चाइना में कोई गुड है, ये पेन है, ये पेन चाइना में कितने रुपए में मिल रहा है? फॉर एग्जांपल 500 रुपीज में, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 500 रुपीज इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है ना। लेकिन जब ये पेन वो भारत में बेचता है तो भारत में वो सिर्फ कितने रुपए में बेच दे रहा है? 400 रुपए में ही बेच दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वो जितने की प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे भी कम में पेन को क्या कर रहा है? भारत के अंदर डंप कर रहा है। अगर वो डंप करेगा तो इससे क्या होगा? हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, क्या वो इतने कम में दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। तो हम सारे चाइनीज पेन खरीदने लग जाएंगे और हमारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, और बाद में चाइना वाले बोलेंगे अब 500 नहीं, अब 800 रुपए में यही पेन देंगे, और अब आपको लेना पड़ेगा बिकॉज वी हैव द मोनोपोली। तो अगर ऐसा केस होता है कि जब चीज की कॉस्ट से भी कम में वो दूसरी जगह डंप करी जाती है, तो देन कंट्री कैन इंपोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज सब्सिडीज को काउंटर करती है, एंटी डंपिंग डंपिंग को काउंटर करती है। ये चीज आपको ध्यान रखना। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इंपोज्ड ऑन इंपोर्ट टू काउंटर द इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सिडीज ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। दूसरा बोल रहा है रेज द प्राइस ऑफ गुड्स दैट वर डंप्ड बाय सेलर अब्रॉड इन डोमेस्टिक मार्केट। भाई यहां पर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज नहीं लगाएंगे डंपिंग के केस में। डंपिंग के केस में कौन सी ड्यूटी लगाएंगे? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। सो सेकंड इज रॉन्ग, ये काउंटर वेलिंग नहीं, दिस इज एंटी डंपिंग ड्यूटी का केस आएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज गिवन इन ए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following action would worsen balance of payment crisis? बोले इनमें से कौन सी चीज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को वर्सन कर देगी? अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होती है एक बार वो देख लेते हैं। भाई करंट अकाउंट में हम लोगों ने देख लिया था, वी हैव करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि ये नेगेटिव आता है जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। कैपिटल अकाउंट में हमारे प्लस प्लस रहता है, और ओवरऑल करके हमेशा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमको क्या लाना रहता है? जीरो ही लाना रहता है। अब आप बोलोगे क्या कैपिटल अकाउंट में पैसा आता है कि हम पूरे इंपोर्ट वगैरह को भी जीरो कर देते? तो हाँ, देखना करंट अकाउंट में कितना भी डेफिसिट आया, फॉर एग्जांपल कितना डेफिसिट आया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कितना डेफिसिट आया डॉलर में आता है ये 100 बिलियन डॉलर का हमको करंट अकाउंट में क्या देखने मिला? डेफिसिट देखने मिला। तो या तो अब हम कैपिटल अकाउंट में 100 बिलियन डॉलर प्लस कर लें, इन्वेस्टमेंट वगैरह आ जाए। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कितने आ गए हमारे पास? अराउंड 70 बिलियन डॉलर के क्या आ गए? इन्वेस्टमेंट। पर अभी भी 30 बिलियन डॉलर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में, लेकिन उसको तो जीरो लाना है। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? 30 बिलियन डॉलर की क्या करना पड़ेगी? बोरोइंग करना पड़ेगी, ताकि नंबर प्लस में ला पाए। तो जितना वहां पर डेफिसिट हुआ उतना यहां पर प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? प्लस 100 बिलियन डॉलर करना पड़ेगा, तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आ जाएगा? मेरा जीरो आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सन कब हो जाएगा? इनमें से कौन सी स्थिति में बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति खराब होने लग जाएगी? पहला बोल रहा है रेजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाएंगे तो देखना क्या होगा। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब अब जो भी आप सामान बाहर से बुलवा रहे हो वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमने उस पर क्या लगा दी? इंपोर्ट ड्यूटीज। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देंगे तो इंपोर्ट वाली चीजें महंगी हो जाएंगी, तो अब लोग उसको कम बुलाएंगे। सो करंट अकाउंट डेफिसिट भी क्या होना शुरू हो जाएगा? कम। सो दिस इज गुड फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाना तो अच्छा है ना। एक्सपोर्ट बढ़ाना भी अच्छा है, इंपोर्ट घटाना भी अच्छा है, दोनों चीजें सही है। दूसरा बोल रहा है बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड।
देखना बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड ये हम करते तो हैं टू मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो, लेकिन बोरोइंग्स का एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी दिखता है। देखो बोरोइंग्स कर ली गवर्नमेंट ने, हाँ, लेकिन बोरोइंग्स इज अ लायबिलिटी, आपको इसको रिटर्न करना है, प्लस बोरोइंग करी है तो उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ब्याज देखोगे ध्यान से तो वो कहां पर है, यहां पर है, इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट क्या होगा आपका, बढ़ते जाएगा जैसे जैसे, मतलब ये और नेगेटिव में जाता जाएगा। बोलेंगे अब और हमको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ जाएगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी अब बोरो करना पड़ेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन तो क्या होना शुरू हो जाएगी, वर्सन शुरू हो जाएगी। तो बात बिल्कुल सही है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन वर्सन करेगा, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा चौथा भी पढ़ते हैं, ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है, विदेशी अगर हमको पैसा भेजता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम किसी विदेशी को पैसा भेजते हो, तो उसको अगर ब्लॉक कर देंगे, अगर हम बाहर पैसा नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, पैसा हमारे ही पास रहेगा, तो हम नेगेटिव में नहीं जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो गुड फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और आएगा नहीं क्योंकि मेरा ऑलरेडी आंसर आ चुका बी। सो बी बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड विल वर्सन द सिचुएशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग मे हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोले बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, इनमें से कौन सा हेल्प कर सकता, मे हेल्प मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला बोल रहा है ट्रेड इन इनविजिबल सच एज आईटी सेक्टर। हाँ बिल्कुल बात सही है, आईटी सेक्टर में हम लोगों ने देखा वी हैव ट्रेड सरप्लस। क्यों, क्योंकि हम लोग ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं और कम सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, और ये कहां पर आता है, करंट अकाउंट में आता है। ये अब आपको चार्ट याद हो गया होगा, है ना। सो बात बिल्कुल सही है, ट्रेड अगर हम इनविजिबल में करेंगे, सर्विसेज में करेंगे, आईटी सर्विसेज में करेंगे, तो हम उसको ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो प्लस प्लस में आएंगे, तो सरप्लस वाली सिचुएशन में जाएंगे। एंड सरप्लस इज ऑलवेज फेवरेबल, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के रिस्क को कम भी करेगी। तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर परसिस्टेंटली। गवर्नमेंट अगर अपना खर्च बढ़ाएगी कंटिन्यूअसली तो वो क्या करेगी, पैसा खर्च करेगी तो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी, फिर उसको और बोरोइंग्स करना पड़ेगी, और बोरोइंग्स करेगी तो फिर वो कैपिटल अकाउंट में उसकी लायबिलिटीज बढ़ेगी, प्लस इंटरेस्ट की लायबिलिटीज भी उसकी बढ़ेगी, कहां, करंट अकाउंट में। तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और फिर इंटरेस्ट के लिए फिर बोरोइंग करना पड़ेगी, और पिछले क्वेश्चन वाली सिचुएशन आ जाएगी। सो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना या घटाना, घटाना चाहिए उसको, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, रेमिटेंसेज रिसीव्ड बाय इंडियंस अब्रॉड। रेमिटेंसेज रिसीव्ड बाय हुम, रेमिटेंसेज रिसीव्ड बाय इंडियंस, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर इंडियंस रेमिटेंसेज को रिसीव करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और प्लस आएगा तो क्या है, दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन। सो ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 and 3, दैट इज बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडियाज कैपिटल अकाउंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट है, करंट कंपोनेंट और कैपिटल कंपोनेंट। बोल रहा है इनमें से कौन कौन कैपिटल कंपोनेंट के पार्ट हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया होगा आपके लिए। पहला बोल रहा है एफडीआई, हाँ भाई इन्वेस्टमेंट में एफडीआई और एफपीआई आता, तो बात बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट पेमेंट बाय इंडिया, ये तो कहां आता है, दिस इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी विजिबल और इनविजिबल थे, तो एक इसमें आता है इनविजिबल, और इनविजिबल में भी 3 थे, SIT सर्विस, इनकम और ट्रांसफर, ये ट्रेड। इसमें आता है, इनकम में आता है। क्यों, क्योंकि इनकम में हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट भी पे करते हैं। सो इंटरेस्ट पेमेंट तो करंट अकाउंट का कंपोनेंट है, तो यहां पर इररिलेवेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है एक्सटर्नल लेंडिंग और बोरोइंग बाय इंडिया। हाँ बोरोइंग्स भी काय में आता है, करंट अकाउंट में आता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। बोरोइंग कौन करता है, गवर्नमेंट भी कर सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में आप ऐसे भी देख सकते हो, वो चीजें आती हैं जिससे एसेट लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो बोरोइंग करोगे तो डेफिनेटली आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। एफडीआई आएगा तो भी क्या हुआ, एसेट बन जाएंगे, बात बिल्कुल सही है। फोर्थ बोल रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अरे भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो काय में आते हैं, करंट अकाउंट में आते हैं, इनविजिबल में आते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, दिस इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 and 3 इज करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 1 and 3 इज करेक्ट, दैट इज गिवन इन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। इजी था। बोरोइंग्स कहां आती है, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में वो चीजें आती है जिससे एसेट लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आता है। करंट अकाउंट में एसेट लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट नहीं आता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज जो भी क्वेश्चन है उसके पहले एक बार ये देख लेते हैं। अगर आप लोग भी फ्रेंड्स यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है परसिवरेंस आईएएस, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन मिलेगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। अब अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी टाइप का क्वालिटेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे।
अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो मैंने ऑलरेडी बताया पीडीएफ कहाँ पर अवेलेबल है, ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जो आप डाउनलोड करके सारी चीज़ों को देख सकते हो और इसके नोट्स बना सकते हो। ये सारे सिस्टमेटिक फॉर्म में सारे के सारे वीडियो सारे सब्जेक्ट्स के कहाँ पर अवेलेबल है, ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिसको आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। What is often referred to as balance of payment crisis is actually, बोले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो बोला जाता है ये होती क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यही चार्ट है, देखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब क्या है? मैंने बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा क्या लाना पड़ता है? आपको जीरो लाना पड़ता है। जीरो मतलब अगर यहां पर आपका नेगेटिव भी है तो आप क्या करो, बोरोइंग्स वगैरह करो और यहां पर उतना पॉजिटिव लेकर के आओ। लेकिन जब आप इस नंबर को जीरो नहीं कर पाते हो, व्हेन यू कैन नॉट मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और ये क्राइसिस कब आ जाती है? जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप करने गए बोरोइंग्स और सामने वाले ने पैसा देने से मना कर दिया, तब क्या होगा? अब आपके पास इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं बचेगा और उसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल द सिचुएशन एज द सिचुएशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और ये हमारे यहाँ पर कब आई थी? इन 1991, जब इंडिया के पास सिर्फ नेक्स्ट 14 डेज इंपोर्ट करने का ही पैसा बचा हुआ था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मैंने बता दिया आपको क्या होती है। अब पोटेंशियल नेशनल डिफॉल्ट ऑन एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। दूसरा बोल रहा सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट इज अनेबल टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट। तीसरा बोल रहा हाई परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट, अ जीरो करंट अकाउंट डेफिसिट। देखो एलिमिनेट करो, जीरो करंट अकाउंट डेफिसिट तो नहीं होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में गड़बड़ होना ही चाहिए। पहला बोल रहा पोटेंशियल नेशनल डिफॉल्ट ऑन इट्स एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। दूसरा बोल रहा है सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट इज अनेबल टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट। अगर वो डेफिसिट को फाइनेंस नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, कोई बात नहीं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी जीरो। तो पहला ही मुझे करेक्ट लग रहा है। क्यों करेक्ट लग रहा है? पोटेंशियल नेशनल डिफॉल्ट ऑन इट्स एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। बोले फॉर एग्जांपल आपने बोरिंग वगैरह करी थी, उसका इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, या जो पैसा बोरो किया था उसको चुका नहीं पा रहा है, तो ये क्या बोलूंगा मैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। क्यों? क्योंकि अब सरकार के पास पैसा नहीं बचा है, उसने मिसमैच कर दिया है जो हमारे पास हो चुका है ऑलरेडी 1991 में, जिसके बाद हम लोगों ने क्या लिए थे? एलपीजी रिफॉर्म्स लिए थे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट शोज अ कंट्रीज ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। अब कितना इजी क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट का कौन सा कंपोनेंट है ये पूछ रहा है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, बोरोइंग्स आया तो बोले हाँ एसेट लायबिलिटी के ऊपर फर्क आएगा, तो बोले इसको हम कहाँ डाल देंगे? कैपिटल अकाउंट में। बात बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब एफपीआई एफआईआई, बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट आया तो एसेट लायबिलिटी तो हो गई होगा, डेफिनेटली करेक्ट है। तीसरा बोल रहा बायलैटरल लोन, लोन इज अगेन अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी पे इंपैक्ट आया तो किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। चौथा बोल रहा रेमिटेंसेज, रेमिटेंसेज तो हम लोगों ने देख लिया, दिस इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। करंट में भी क्या? इनविजिबल, इनविजिबल में भी वो सर्विस इनकम ट्रांसफर, और इनकम में एक इनकम कौन सी हो जाती है? बोले रेमिटेंसेज। तो रेमिटेंसेज नहीं आएगा बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 1, 2, 3 इज गिवन इन ऑप्शन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अजर्शन रीजनिंग वाला, इस टाइप की यूपीएससी आजकल बहुत पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अजर्शन बोल रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज कंसिस्टेंटली डिक्लाइंड ईयर ऑन ईयर सिंस 2012 यूरोजोन स्लो डाउन। अब ये वर्ड नहीं पता यूरोजोन स्लो डाउन क्या है, पर ये बोलना चाह रहा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है क्या 2012 से? मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट हर साल कम होता जा रहा है क्या? ऐसा नहीं है, कभी कम होता, कभी ज़्यादा होता, कभी कम होता, कभी ज़्यादा होता। अब ध्यान से देखो, 2012 से लेकर आज 2024 चल रहा है, तो उसमें कभी तो हमारा ग्राफ बड़ा घटा होगा, बीच में कोविड आ गया है, तो ये तो जनरल स्टेटमेंट और ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के स्टेटमेंट को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। दूसरा बोल रहा है, और ये भी याद रखना, अगर यूपीएससी इस टाइप के स्टेटमेंट देखता कंसिस्टेंटली डिक्लाइन, कंसिस्टेंटली इंक्रीज, तो ये यूजुअली क्या होते हैं? इनकरेक्ट ही होते हैं। ये दिमाग में बिठा लो, कॉपी में लिख लो। दूसरा रीजन क्या बोल रहा है? इंडिया ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस मतलब वो विजिबल में हम लोगों ने देखा था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करो, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड ईयर ऑन ईयर सिंस 2012। क्या ट्रेड बैलेंस कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है? ट्रेड बैलेंस इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, और अगेन कंसिस्टेंटली वर्ड आ गया, और वो भी कब से? 2012 से। इतना लंबा समय है, कभी इंक्रीज हुआ होगा, कभी डिक्रीज हुआ होगा। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव विच ऑफ दीज इज करेक्ट? बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट। सो बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, दैट इज गिवन इन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच अमंग द फॉलोइंग मेजर इज आर लाइकली टू रिजल्ट इन करंट अकाउंट सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट?
करंट अकाउंट अभी तक हम लोग देख रहे थे जब से क्या आ रहा था, डेफिसिट आ रहा था। अब यहाँ पर चार्ट नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको चार्ट में कि अब लाना क्या है, मुझे करंट अकाउंट सरप्लस लाना है। तो ये जो करंट अकाउंट है इसमें मुझे क्या लाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ब्रिंग सरप्लस हियर। अब मैं सरप्लस कैसे ला सकता हूँ, या तो मैं इंपोर्ट्स को कम कर दूं विजिबल में, या तो मैं क्या कर दूं, तो देखना, या तो मैं ऐसा करूं कि इंपोर्ट को कम कर दूं, इंपोर्ट को कम कर दूंगा तो मेरा पैसा बाहर कम जाएगा, या तो मैं एक्सपोर्ट को बढ़ा दूं, एक्सपोर्ट को बढ़ा दूंगा तो मेरे पास पैसा ज्यादा आना लग जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कैसे किया जा सकता है या सरप्लस कैसे बनाया जा सकता है, इंपोर्ट को कम करो, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, विजिबल में भी करो यही काम, इनविजिबल में भी करो ये काम। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 था, राइट। which among the following is are likely to result in current account surplus in balance of payment, fall in global crude oil prices। हाँ देखना, करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट है, करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट है, एक था विजिबल और एक था इनविजिबल। विजिबल में हम लोग किसको लेते हैं, विजिबल में हम लोग लेते हैं गुड्स। तो गुड्स में भी एक इंपॉर्टेंट गुड है दैट इज ऑयल। अगर ऑयल की प्राइसेस कम हो जाएंगी तो अब हमको क्या होगा, कम पैसा बाहर भेजना पड़ेगा, दैट इज गुड, क्योंकि हमको अब कम पैसा बाहर भेजना, फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। हाँ, तो अब हमारा पैसा बचेगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, बात बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है इंक्रीज इन द रेमिटेंसेज रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, इनविजिबल में हम लोग किसको लिखते हैं, रेमिटेंसेज को लिखते हैं, और अगर रेमिटेंसेज बढ़ेंगे तो हमारे पास और पैसा आ जाएगा, बात बिल्कुल सही है। रेमिटेंसेज बढ़ेंगे तो भी करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, है ना, और सरप्लस भी हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा रेमिटेंसेज बढ़ेंगे। तीसरा बोल रहा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, सबसे पहले तो जैसी वर्ड बोरो आया तो आप कहाँ चले जाओगे, कैपिटल अकाउंट में चले जाओगे, क्योंकि इससे लायबिलिटीज बढ़ती है। और अगर कमर्शियल बोरोइंग ज्यादा करोगे तो बोरोइंग तो कैपिटल अकाउंट में आएगी, लेकिन उसका जो आप ब्याज दोगे वो कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में आएगा, और ब्याज दोगे तो पैसा जाएगा तो उसको नेगेटिव में लिखेंगे। सो दिस इज इनकरेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, 1 and 2 इज गिवन इन बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। इजी क्वेश्चन था काफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोले करंट अकाउंट का कौन सा कंपोनेंट है। अब टाइम नहीं लगाऊंगा, रेमिटेंसेज है, हाँ है, इनविजिबल में आता है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तो हमने देखा था, इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, बोले ये तो कैपिटल अकाउंट में आता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। लोन्स, लोन्स भी एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट करता तो कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ओनली 1 इज करेक्ट। तो 1 कहाँ दिया हुआ है, वेट एक सेकेंड, दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको फिर से पढ़ो। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, उस पर कुछ डिविडेंड आ रहा, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो हाँ उसको तो हम अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो एसेट लायबिलिटी पे काउंट नहीं करेंगे, तो बात बिल्कुल सही है। तो 1 and 2 इज करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट। सो 1 and 2 इज गिवन इन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी था, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, ध्यान से पढ़ो आप लोग भी, क्योंकि डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोले बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को कौन रिड्यूस कर देगा, इनमें से कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्टेटमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को कम करने में हेल्प करेगा, रिड्यूस करेगा। पहला बोल रहा है रिड्यूसिंग इंपोर्ट कस्टम ड्यूटीज। भाई अगर आप इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी को कम कर दोगे तो अब लोगों को इंपोर्ट सस्ते लगेंगे, तो वो और ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, और ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा डॉलर बाहर चला जाएगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है कस्टम ड्यूटीज को। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा बोल रहा है रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो सेंट्रल बैंक इंटरफेयर कैसे करेगा, सेंट्रल बैंक इंटरफेयर नहीं करेगा, तब तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन और वर्सन हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तीसरा बोल रहा है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी तो क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, क्योंकि अब हम कम रुपए देकर ही ज्यादा चीजें बुलवा पाएंगे, तो जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा, डेफिनेटली थर्ड इज करेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ओनली 3 इज करेक्ट, ओनली 3 इज गिवन इन ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। और जिसको थर्ड स्टेटमेंट नहीं समझ में आया वो यहां पर भी समझ लो। पहले $1 में कितने रुपए आते थे, 100 रुपए आते थे। नाउ द रूपी हैज एप्रिशिएटेड, तो अब $1 में कितने रुपए आ जाते हैं, 50 रुपए। 50 रुपए में ही $1 आ जाता है, क्योंकि रुपए मजबूत हो गया, एप्रिशिएट हो गया। पहले 100 रुपए देना पड़ते थे $1 के लिए, 50 रुपए देना पड़ते हैं। तो देखो पहले आप 100 रुपए देते थे तब आप 1 लीटर ऑयल बुलवा पाते थे, क्योंकि 1 लीटर ऑयल $1 में आता है। अब आप 100 रुपए में 2 लीटर ऑयल बुलवा पाते हो, तो अब आपको कम पैसा देना पड़ रहा है, तो कुछ पैसा आपके पास बच जा रहा है, तो कुछ पैसा बच जाएगा तो डेफिसिट कम हो जाएगा, इसलिए थर्ड इज द करेक्ट
स्टेटमेंट। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ ट्रेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब भी बात करता हूं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहां पर आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको पूरे को लेंगे तो बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट, है ना। लेकिन पूरा करंट अकाउंट को नहीं लूंगा, जब मैं सिर्फ विजिबल को लूंगा, और विजिबल बोले तो सिर्फ गुड्स। तो जब मैं गुड्स में ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखूंगा तो इसमें जब पूरा आंकड़ा निकालूंगा उसी को मैं क्या बोलूंगा? आई विल कॉल इट बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमारे यहां पर यूजुअली बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा रहता है? वी हैव नेगेटिव, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। कोविड के समय पॉजिटिव हुआ था पर वो कुछ समय के लिए हुआ था। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हम कहां लेते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें करंट कंपोनेंट, करंट में भी कहां आ गया? विजिबल, विजिबल दैट इज गुड्स ओनली। और गुड्स ओनली में जब देखते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है उसी को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ ट्रेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, देन द कंट्री हैज अ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो ये अच्छी बात है। तो हमारा क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा देन इट इज फेवरेबल, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और ये तो गलत बोल रहा है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हमारे पैसा आएगा और कम पैसा जाएगा। सो दैट इज अ फेवरेबल कंडीशन, नॉट अनफेवरेबल। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट, मतलब बोल रहा है अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो अब आगे पढ़ लेते हैं। द कंट्री हैज पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर इंपोर्ट ज्यादा है मतलब ज्यादा पैसा आपने बाहर भेज दिया और कम पैसा आप ला पाए तो क्या हो जाएगा? दिस इज अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और अनफेवरेबल को ही हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डेफिसिट। तो ये तो क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? डेफिसिट, जो अभी है इंडिया के केस में, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसलिए तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। और इंपोर्ट किसका करते हैं? ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का। और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, जिसके कारण हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। तो ये क्या बोल रहा है? अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। तो पॉजिटिव वर्ड यहां पर गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 भी मेरा क्या है? इनकरेक्ट है। Which of the statement given above is are correct? So both of them are incorrect. So answer is D. So D is the correct answer of question number 20. इसी के साथ आज की क्लास को फिनिश करते हैं। और अगर फिर बता देता हूं कि अगर आप लोग भी यूपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच मिल जाएगा विद 1 ईयर वैलिडिटी। कोई भी डाउट आता है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है 9113912223, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।